नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी एलआईसी में हिस्सेदारी बेचती सरकार की, सोनिया गांधी को मिले पूरी पार्टी के साथ की। जानेंगे कि बिहार चुनाव में क्या है चिराग पासवान की प्लानिंग और महागठबंधन में क्यों है तनातनी। साथ ही बात होगी सिंधिया के बचाव की और आखिर में बात होगी जीडीपी पर आए फिच के अनुमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर दिन भर की सुर्खियों पर। विपक्ष मिलकर राज्यसभा में खड़ा करेगा उपसभापति का उम्मीदवार। कांग्रेस संसदीय स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला। 14 सितंबर को होगा राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म की राज्यव्यापी साप्ताहिक बंदी। यूपी में अब रविवार को भी खुलेंगे बाजार। अडानी ग्रुप के सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सोलर प्लांट के लिए आवंटित 6500 बीघा जमीन पर लगाई रोक। थॉमस एवं उबेर कप के खेलने के लिए राजी हुई विश्व चैंपियन पीवी सिंधु। डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। पहले निजी कारणों से टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 51 अंक गिरकर 38,365 अंक पर बंद। निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 11,317 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सरकार ने एलआईसी के निजीकरण की ओर पहला कदम उठा लिया है। फिलहाल सरकार इसकी 25% हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए जल्द ही आईपीओ लाया जाएगा। सरकार की इस कोशिश को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार कभी निजीकरण तो कभी किसी कंपनी के शेयर बेचकर अपना खजाना भरने की जुगत में लगी हुई है। और अब मोदी सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसके बाद एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 75% रह जाएगी। जल्द ही सरकार एलआईसी का आईपीओ लेकर आएगी। एलआईसी के आईपीओ से सरकार को बड़ी रकम जुटने की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरकार ने तेज कर दिया है। लेकिन शेयर बाजार में इसके लिस्टिंग के लिए सरकार को कुछ बदलाव भी करने होंगे। इसके लिए एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार की तरफ से एलआईसी एक्ट 1956 में बदलाव किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है और इससे मिले पैसे से राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में भी मदद मिल सकती है। सरकार का मानना है कि इस दौर में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ने और टैक्स में कमी होने के अंतर की भरपाई एलआईसी की हिस्सेदारी को बेचने से पूरी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि सरकार ने एलआईसी की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बदहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। राहुल गांधी ने एलआईसी के निजीकरण को लेकर भले ही सरकार पर तंज कस रहे हैं, लेकिन सरकार अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि एलआईसी के बाद किस कंपनी के निजीकरण की तैयारी करती है सरकार। राजीव जी, एलआईसी को सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। जब भी कोई सरकार, निगम या कंपनी मुश्किल में होती है तो सरकार के इशारे पर एलआईसी उसे उबारने में जुट जाता है। इसके लिए एलआईसी की ओर से भारी निवेश किया जाता है। लेकिन अब तो एलआईसी को ही बेचने की तैयारी है। क्यों एलआईसी की हिस्सेदारी बेचना जरूरी है और एलआईसी में हिस्से बेचने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए सृष्टि, एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी, इसका सीधा सीधा जो जवाब है वो ये है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने एक बार फिर जनता के हितों को दांव पर लगाया है। पीएम मोदी बार बार कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाते हैं कि पहले की कांग्रेस सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये देश देख रहा है कि कांग्रेस सरकारों ने देश के लिए उन्नति की जो फसल बोई, मोदी जी की सरकार उसी फसल को काटते जा रही है। निजीकरण के फैसले से देश के कई सार्वजनिक निकाय निजी हाथों की भेंट चढ़ चुके हैं। नवरत्न कंपनियों को बिकते देख देख देश जो है इसी मुगालते में रहा कि इसके लाभ का हिस्सा उसे ही मिलेगा। लेकिन अब हालत यह है कि जनता आर्थिक मंदी की चपेट में है और सरकार का खजाना खाली है। तो सवाल उठता है कि विनिवेश का लाभ आखिर में मिला किसे? एलआईसी करोड़ों भारतीयों के लिए अपनी टैगलाइन के अनुरूप जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सच में थी, लेकिन अब इसमें भी सरकार अपनी 25% हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए बड़ा खोखला सा तर्क दिया जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन में कमी आई है और कल्याणकारी कार्यों में खर्च अधिक हुआ है। अगर ऐसा है सृष्टि, तो फिर पीएम केयर्स फंड में जमा राशि का क्या उपयोग हो रहा है, ये भी जरा सरकार बताए। उस राशि का उपयोग क्या कल्याणकारी कामों में नहीं लगाया जा रहा? सरकार पहले की तरह
इस सवाल का भी गोलमोल जवाब दे सकती है। अब ये जनता को देखना और समझना है कि देश में अच्छे दिन किन लोगों के आ रहे हैं और कैसे सरकार उनकी मदद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। कांग्रेस में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से मिशन उत्तर प्रदेश से सोनिया गांधी ने बागियों को बाहर किया है, तब से नेताओं के तेवर और तल्ख हो गए हैं। अब कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान को खत लिखा है, जिसके बाद सियासत का गर्म होना तो तय है। लेकिन मोर्चा संभालते हुए सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी केवल एकता के साथ ही चलेगी। यानी साफ है कि सबका साथ तभी बनेगी बात। कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने के बाद कांग्रेस में ऐसा घमासान छिड़ा कि वर्किंग कमेटी की बैठक में नेता ही आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ राहुल और प्रियंका जमकर बरसे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गजों ने भी दम भरा। हालांकि बाद में विवाद धीरे धीरे शांत होता चला गया, लेकिन चिट्ठी पर चिंता अब भी बरकरार है। इसीलिए मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर सोनिया गांधी ने अभी से बगावत करने वालों को किनारे करना शुरू कर दिया है। उन्होंने राज बब्बर, जतिन प्रसाद को 7 नई समितियों में शामिल नहीं किया है। इसके बाद एक बार फिर लेटर लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से एक और लेटर सामने आया है। ये चिट्ठी सोनिया गांधी को उन 9 लोगों ने लिखी है जिनको अभी कुछ महीने पहले ही पार्टी से निष्कासित किया गया था। चिट्ठी लिखने वालों में से एक सदस्य हैं पूर्व एमएलसी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व चेयरमैन सिराज मेहंदी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे परिवारवाद को भूलकर कांग्रेसवाद को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। सिराज मेहंदी ने कहा कि हमने कांग्रेस आलाकमान से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही है। अगर कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो परिवारवाद कहां से चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने गुजारिश की है कि सोनिया गांधी पहले कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे, जो कांग्रेस बटी हुई है उसे एक करे। वहीं नेताओं की चिट्ठी के बाद खुले तौर पर तो सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सोनिया ने बगावत करने वाले नेताओं को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी केवल एकता के साथ ही चलेगी। अगर नेताओं की कुछ समस्याएं हैं तो उन्हें सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस संदेश से संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूरी जी जान से काम कर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या उनकी मेहनत कांग्रेस को मुकाम तक पहुंचा पाएगी। मिशन यूपी से सोनिया गांधी ने साफ संकेत दे दिया है कि जो पार्टी के साथ है उसके साथ पार्टी है, जिसके बाद कांग्रेस में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। वैसे समीकरण तो विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार गठबंधन का भी बदल रहा है। महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान चिंतित है। ऐसे में चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। तो क्या है पासवान की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है। जहां जेडीयू और बीजेपी ने तो 50-50 का फॉर्मूला अपना लिया, वहीं एलजेपी को अब तक पता नहीं चल पाया है कि पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। और अब तो जीतन राम मांझी के आने के बाद मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसीलिए अब चिराग पासवान भी 15 साल पुराने सियासी फॉर्मूले को अपनाने का मन बना रहे हैं। 2005 का फॉर्मूला ऐसा है जिसके तहत एलजेपी केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा भी बनी रहे और बिहार में उससे अलग होकर चुनावी किस्मत भी आजमा ले। दरअसल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में आरजेडी और एलजेपी दोनों शामिल थे। फरवरी 2005 में रामविलास पासवान ने कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए का हिस्सा होते हुए भी बिहार चुनाव में आरजेडी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ ऐसा नहीं किया। रामविलास पासवान ने कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। आरजेडी के राजनीतिक समीकरण को एलजेपी ने बिगाड़ दिया था, जिसके चलते सत्ता में नहीं आ सकी। फरवरी 2005 में चुनाव में आरजेडी ने 210 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें हासिल की थी और एलजेपी को 178 सीटों पर लड़कर 29 सीटें मिली थी। वहीं जेडीयू को 55 और बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। बिहार में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका था और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया था। इसके कुछ महीने बाद दोबारा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहे थे। चिराग पासवान 15 साल के बाद इसी फॉर्मूले को आजमाने के कवायद में है। चिराग जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को लेकर तो हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। एलजेपी के संसदीय दल की बैठक में भी चिराग ने बीजेपी की ओर नरम रुख ही रखा था। मीटिंग के दौरान इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारना चाहिए। एक तरह से एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने का दांव खेल सकती है, लेकिन बीजेपी की सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बजाय समर्थन करने की रणनीति को अपना सकती है। इस तरह से एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा बने रहते हुए केंद्रीय मंत्री की सीट भी बचा लेगी और जेडीयू से अपना हिसाब किताब भी बराबर कर लेगी। अब 1.5 दशक पुराना फॉर्मूला फिर से अमल में लाया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इस समय जबरदस्त राजनीति चल रही है। चिराग की परेशानी भी सीटों को लेकर ही है और ये तनातनी सिर्फ एनडीए में ही नहीं चल रही है। महागठबंधन भी सीट बंटवारे को लेकर परेशान है।
महागठबंधन में सभी दल सीट का गणित लगाकर बैठे हैं। ऐसे में सभी को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ सकता है, जो कि आरजेडी की टेंशन बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि महागठबंधन में शामिल दल कितनी सीटों की कर रहे हैं मांग। बिहार में चुनाव से पहले इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। इसको लेकर दोनों गठबंधनों में गहमा-गहमी तेज हो गई है। सभी प्रमुख सियासी दल सीट बंटवारे को लेकर अपना अपना गणित बिठाने में जुटे हुए हैं। बात करें आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की, तो यहाँ सीटों को लेकर ऐसी खींचतान मची है कि आंकड़ा विधानसभा की कुल सीटों से भी कहीं ज्यादा पहुँच रहा है। उनकी डिमांड को देखते हुए महागठबंधन ने सीटों का आंकड़ा 400 के पार पहुँच गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सहयोगियों को साधने में कैसे कामयाब होगी। जी हाँ, आरजेडी खुद 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। वहीं कांग्रेस ने 90 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर ली है। भाकपा माले की ओर से करीब 50 सीटों की डिमांड की जा रही है। आरएलएसपी ने भी 45 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रखा है। वहीं वीआईपी ने भी करीब 25 सीटों की मांग की है। अगर सभी सियासी दलों की ओर से की गई डिमांड को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच रहा है, जबकि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें ही हैं। ऐसे में सभी दलों की मांग को पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में इसी मसले को लेकर जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से किनारा कर लिया। ऐसे में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ सामंजस्य बना के चुनाव में मैदान में उतरना टेढ़ी खीर लग रहा है। बिहार में महागठबंधन के सामने सीट बंटवारे की चुनौती है तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के लिए सत्ता को बचाने की। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी राह में सिंधिया और उनके समर्थक बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। सिंधिया को लेकर बीजेपी में ऐसा घमासान छिड़ा कि अब तो दिग्गज ही आमने सामने आ गए हैं। अब सिंधिया को बचाने के लिए शिवराज को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी नीति अपनाई जाए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, तब से कमल बिखर रहा है। सिंधिया के आने से जिन दिग्गजों को तवज्जो नहीं मिल रही है, वो बिफर रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल में बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा खोल दिया है। महाराज की इस मोर्चेबंदी ने शिवराज को मुश्किल में डाल दिया है। इसीलिए वो बैठकें कर पार्टी को लगातार एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया। बीजेपी नेताओं को पार्टी नेतृत्व की तरफ से चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि नेताओं को पुरानी बातें भूलकर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने को कहा गया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से ग्वालियर में पार्टी के दिग्गज नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की सभी सीटों पर बीजेपी उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए हैं, क्योंकि ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र से बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी हैं जो पूर्व में शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ये लोग कांग्रेस उम्मीदवारों से चुनाव हार गए थे। जिन लोगों से ये लोग चुनाव हारे थे वे अब बीजेपी में हैं। ऐसे में सभी अपने सियासी करियर को लेकर चिंतित हैं। पिछले दिनों आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नाराज नेताओं ने पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा के साथ बैठक की थी। बैठक में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया, शैलेंद्र प्रधान, नरेंद्र बिरथरे समेत तमाम नेता शामिल हुए थे। नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। जयभान सिंह पवैया जैसे नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा। जेपी नड्डा ने दीपक जोशी से बात कर अब इसकी शुरुआत कर दी है। शेष नेताओं से मुख्यमंत्री और संगठन के प्रमुख नेता बात कर नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। अब शिवराज सिंह तो रूठे नेताओं के दिल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी के दिग्गजों ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें तवज्जो नहीं मिली तो पार्टी में बड़ी बगावत छिड़ेगी। इस ऐलान से साफ है कि सिंधिया और उनके समर्थक शिवराज के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी में बिखराव की नौबत आ जाएगी। सिंधिया को शिवराज कैसे बचाएंगे ये तो समझ नहीं पा रहे हैं। सिंधिया के सहारे ही शिवराज मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। ऐसे में वो सिंधिया को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए सरकार की कोशिश सवालों के घेरे में आ गई है। सरकार ने देश में फैली महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकार से ऐप की उपयोगिता पर सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही सरकार इस ऐप के प्रचार पर हुए खर्च को लेकर भी सवालों के घेरे में आ सकती है। तो अब तक आरोग्य सेतु ऐप पर सरकार ने किया कितना खर्च, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 अप्रैल यानी करीब 4 महीने पहले भारत सरकार ने महामारी को दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित आरोग्य सेतु नाम की एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी। सरकार ने दावा किया था कि यह ऐप लोगों को वायरस का संक्रमण पकड़ने के जोखिम का आकलन करने में सक्षम रहेगा। लेकिन हाल ही में आरटीआई कानून के तहत मिले दस्तावेजों से ये पता चला है कि मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के प्रचार में तकरीबन 4 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए हैं।
ये राशि सिर्फ 3.5 महीने के भीतर खर्च की गई है। बता दें कि ये ऐप शुरुआत से ही नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर विवादों में घिरा हुआ है और अब प्रचार पर खर्च की गई राशि पर भी सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन विभाग ने जानकारी मुहैया कराई है। उसके आंकड़ों के मुताबिक 16 जुलाई 2020 तक इस ऐप के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने 4 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 94,67,000 रुपए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने में खर्च किए गए हैं और 3 करोड़ 20 लाख रुपए टेलीविजन के जरिए प्रचार करने में खर्च किए गए हैं। हालांकि रेडियो और इंटरनेट के जरिए विज्ञापन करने में कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस ऐप को अब तक 15 करोड़ 50 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। गौरतलब है कि देश में रोजाना करीब 90,000 संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और भारत दुनिया में फैली महामारी में तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस ऐप की उपयोगिता क्या है और क्या ये अब तक किसी भी तरह से संक्रमण रोकने में कारगर सिद्ध हो पाया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार इन सवालों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। सरकार के पास तो फिलहाल आरोग्य सेतु ऐप के कामकाज का कोई आकलन भी उपलब्ध नहीं है। और आखिर में बात जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी के आंकड़े जब -23.9% पर पहुंचे तो लगा कि अब इससे ज्यादा बुरा दौर नहीं आ सकता, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में और गिरावट आना बाकी है, जिसका अंदेशा रेटिंग एजेंसी ने जताया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने ऐसा अनुमान लगाया है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक और झटका लगेगा। तो क्या है फिच का अनुमान, देखिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि भारत सबसे तेजी से नीचे गिर रहा है। पिछले दिनों -23.9% आए जीडीपी के आंकड़ों ने साफ बयां कर दिया था कि देश की हालत और बिगड़ने वाली है। आज रेटिंग एजेंसी फिच ने भी अनुमान लगा दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगने वाला है। फिच ने अनुमान लगाया है कि इस वित्त वर्ष यानी 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट आ सकती है, यानी जीडीपी ग्रोथ -10.5% हो सकती है। फिच ने कहा कि अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के बाद अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही में जीडीपी में मजबूत सुधार होना चाहिए, लेकिन संकेत तो इस बात के दिख रहे हैं कि सुधार की गति धीमी और असमान होगी। फिच ने कहा कि इस हालत से बचने के लिए सकारात्मक कदम उठाने होंगे। ये सलाह न केवल रेटिंग एजेंसी ने दी है, बल्कि देश की विकट परिस्थितियों को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो अर्थव्यवस्था की हालत और बदतर हो सकती है। रघुराम राजन ने यह आशंका जाहिर करते हुए न सिर्फ सरकार को चेतावनी दी है, बल्कि सरकार के राहत पैकेज को भी नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक महामारी पर काबू नहीं पाया जाता है, तब तक भारत में विवेकाधीन खर्च की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। सरकार ने अब तक जो राहत दी है वो नाकाफी है। तमाम दिग्गज अर्थव्यवस्था गिरने का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार संभल नहीं रही है। अब 40 साल बाद ऐतिहासिक गिरावट के बाद न जाने और क्या देखना बाकी है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।